हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, हम करा रहे हैं अर्धवार्षिक की परीक्षा में आपके हिंदी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं कल, तो उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आ सकते हैं। बिल्कुल 100% फंसेंगे इसमें से। आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके बिल्कुल आने के चांसेस हैं इसके। क्या है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं? क्या होती है? भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना, काव्य सृजन का उद्देश्य केवल स्वतः सुखाय ही था, और चौथा है धर्म जाति साहित्य विधाओं एवं कार्य स्वरूप में समन्वय की भावना। तो इसमें से यदि आप दो याद करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा दो लिखने के लिए आएंगी, तो आप इसमें से कोई भी दो याद कर लेंगे विशेषताएं, आपको बिल्कुल इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है हमारा हिरोशिमा की घटना विज्ञान की भयंकरतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ तक और किस तरह से हो रहा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बहुत तरीके से एनालाइज करके, मैं आपकी परीक्षा वो तो परीक्षा अध्ययन से एनालाइज करके क्वेश्चन लाई हूँ जो कि बहुत ज्यादा रिपीट किए गए हैं। उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन लाई हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और 100% कहीं ना कहीं फंसने के इनके चांसेस हैं। याद कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा है? भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का अभिवर्तन हुआ है। इनकी अमृतवाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति और सुख का अनुभव हुआ है। यानी भक्ति काल, जाहिर सी बात है, जिस टाइम पर बहुत ज्यादा भगवान के प्रति समर्पण दिखाया गया हो और भी कवियों द्वारा, उन्हीं को उसी काल को हम क्या कहेंगे? भक्ति काल कहेंगे। जिसमें जैसे कबीर जी आए, तुलसी जी आए, सूरदास जी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। इस काल का साहित्य अनुभव आदर्श है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूर जैसे प्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की अमृतवाणी के अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली है, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहा जाता है। स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसको। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं बताओ आंसर लेके आई हूँ साथ में, जिससे आपको परेशानी ना हो। आप यहीं पर याद कर लें, लिख लें, नोट कर लें अपनी बुक में। अगला क्वेश्चन है हमारा रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको डिफाइन कर दूं, आपकी परिभाषा कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो रस को काव्य की आत्मा बताया जाता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह रस के बिना भी निर्जीव माना जाता है। तो ये आपका संस्कृत में वाक्य दिया गया है और यही होता है हमारी परिभाषा। यही हमारी परिभाषा है, मेन परिभाषा यही है। और अगर आप इसके आगे कुछ याद करना चाहते हैं, परिभाषा दूसरी तरीके से याद करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से आप देखिए, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने के पाठक, श्रोता या दर्शक जो आनंद मिलता है, वही काव्य रस कहलाता है, काव्य में रस कहलाता है। तो देखिए, इस तरह को याद कर सकते हैं। यानी ऊपर वाली भी परिभाषा और नीचे वाली भी। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा याद करनी है। तो परिभाषा आपकी 2 लाइनों में ही होती है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लिख सकते हैं, या फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लिख सकते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। अगर उसमें रस के प्रकार भी पूछे जाते हैं, तो रस के प्रकार पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रस का प्रकार जो है वो श्रृंगार रस और जो रस स्थायी भाव होते हैं उनको लिख के आ जाते हैं। स्थायी भाव इसके अंग नहीं है। स्थायी भाव सिर्फ इनके लिए क्या होते हैं, एक तरह से उनको प्रकार रस को दिखाने का तरीका होता है। लेकिन इसके जो मुख्य अंग होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैं इसको बड़ा कर देती हूँ जिससे आप क्लियरली देख पाए इसको। तो देखिए, इस रस के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये 4 तरह के होते हैं। आप इनको याद कर लीजिए। यही क्वेश्चन आएगा, रस किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार के अंग होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें स्थायी भाव पूछे जाते हैं तो स्थायी भाव आप लिख देंगे। यहाँ से देखिए 9 होते हैं टोटल, यहाँ से लेके 9 तक था। आप अगर गाइड में देखेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, रस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है नाटक व एकांकी में 2 अंतर। इसमें दो अंतर आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, नाटक और एकांकी। सिंपल भाषा में देखा जाए तो नाटक और एकांकी का मतलब क्या है? नाटक जो कि हमें कहीं ना कहीं हम सीरियल्स देखते हैं, पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हर दिन एक चीज दिखाई जाती है, हर दिन एक चीज दिखाई जाती है, जो कि अपने मन से गढ़ी जाती है कहानियां। एकांकी क्या होती है? एकांकी एक ही टाइम पे दिखाई जाती है। जैसे कि आप मूवी देखते हैं, कहीं ना कहीं एक ही साल में वो खत्म कर दी जाती है और कहीं ना कहीं रियल चीजों पर डिपेंड होती है। यानी कि रियल जो इंसिडेंट हुए होते हैं, रियल हादसे हुए होते हैं, उनके ऊपर बनी हुई कहानियां, उनको अपन बोलते हैं एकांकी। तो इसी तरह हमने देखा, नाटक में अनेक हल होते हैं। मैंने बोला नाटक में अनेक हल होते हैं, हर दिन दिखाए जाते हैं। और एकांकी में एक अंग होता है ओनली।
नाटक में आधिकारिक के सहायक और गौण कथाएं भी होती हैं, यानी कि उसके साथ जो मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ साथ सहायक भी होती हैं और कथाएं भी बार बार इसमें क्या होती हैं, बढ़ाई जाती हैं। जबकि एकांकी यानी कहानी में क्या होता है, कथा घटना रहती है, यानी एक ही कथा होती है, उस पर ही सारी घटनाएं होती हैं। तीसरा हमारा कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी होती है, यानी कि जो नाटक की प्रक्रिया होती है वो धीमी होती है, वो धीरे धीरे स्टेप अपने जो है दिन ब दिन अपना प्रोजेक्ट बढ़ाते हैं। वहीं एकांकी में कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर दूरी गति से बढ़ता है, यानी उनका जो एम होता है दिखाने का वो उसी तरीके से दिखाते हैं, बार बार इस चीज़ को बढ़ाते नहीं हैं। वहीं चौथा है नाटक में कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, यानी इसमें विस्तार में फैलाते हैं, हर चीज़ को एक एक डिटेल में बताते हैं। एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है, यानी इसमें जो है लेवल उतना ही रहता है, उतना ही दिन को दिखाना होता है तो उसी सब को दिखाते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण है, ये जरूर याद कर लीजिए, उदाहरण आपके पूछ सकते हैं। तो उदाहरण क्या आएगा हमारा, आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश का है, और उदाहरण इसमें आएगा अंधेरी नगरी जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। उदाहरण याद कर लें, बहुत इफेक्टिव होता है, अगर उदाहरण लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं इससे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाठ की नोक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी पेपर देखे, मॉडल पेपर जिसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा, कॉमन था, काफ़ी बार पूछा गया था, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अगले पे चलते हैं, छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो छंद क्या होता है, जिस रचना में अक्षरों तथा मात्राओं की संख्या निश्चित हो या यदि गति व तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार दो होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इनका भी डिटेल में दे दिया है। वर्णिक क्या होता है, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। अब देखो शब्द में ही है, वर्णिक यानी कि वर्णों से गणना की जाती है, वही वर्णिक छंद कहलाता है। मात्रिक यानी कि मात्राओं से गणना की जाती है, उसी को मात्रिक छंद कहते हैं। उदाहरण के लिए है दोहा, चौपाई मात्रिक छंद है हमारे। और देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए छंद का। और देखिए छंद में एक चीज और होती है, चौपाई, वो मैं आपको समझाऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, काव्य की परिभाषा लिखिए, उसके भेद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, काव्य हमारे भावों विचारों को शाब्दिक अभिव्यक्ति जो आनंद की अनुभूति कराने वाली होने के कारण संरचनीय है, आचार्य विश्वनाथ की जी परिभाषा दी गई है। इसका ये दिखाया रसात्मक वाक्यम काव्यम। कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य यानी कि सुनने वाला, और दृश्य यानी कि देखने वाला काव्य, जो कि हमारे पास मौजूद होता है, आंखों से हम देखते हैं और कानों से हम सुनते हैं, तो वही काव्य में हमने डिफाइन कर दिया है। अब देखिए इसमें जो है दो तरह के जो होते हैं उनमें भेद पूछ लिए जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भेद के लिए देखिए पूछा जाता है। तो श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, यानी उसको और तोड़ दिया जाता है। वहीं मुक्तक काव्य को पाठक और गे मुक्तक। दृश्य काव्य एक नाटक के ऊपर, एकांकी आदि में भेद होते हैं। तो ये आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, देखिए लोकोक्ति और मुहावरे में निम्न अंतर है। पहला है, लोकोक्ति स्वयं एक वाक्य है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश है। लोकोक्ति यानी कि जो पूरा सेंटेंस होता है, पूरी जो लाइन होती है, और वही मुहावरा जो होता है उसी पंक्ति का एक सारांश में बता देते हैं, फिर हम उसको व्यक्त करते हैं। लोकोक्ति से पूरा अर्थ प्रकट होता है, जबकि मुहावरे के वाक्य में प्रयोग होकर अर्थ देता है। ठीक है, तो ये दो अंतर है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मुहावरा किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको ये भी डिफाइन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने फादर वुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा था, काफी बार रिवाइज किया गया, इसलिए मैंने इसको आपको दे दिया रिपीट, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला था चौपाई, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसमें लिखा है चौपाई की परिभाषा, चौपाई एक सब मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। डेफिनेशन कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, छोटी सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिए। उदाहरण जरूर याद करिए, उदाहरण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर आपको कहीं ना कहीं मेन उदाहरण के मिलते हैं। उदाहरण को जितने अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, नंबर आपको उतने अच्छे तरीके से मिलेंगे, तो इसको जरूर याद कर लें। देखिए और नीचे जो क्वेश्चन है अलंकार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलंकार किसकी परिभाषा लिखिए और उसके भेद। तो अलंकार की परिभाषा या परिभाषा उसकी भेद याद कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा।
और इसका उदाहरण बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया चौपाई इंपॉर्टेंट है, उसी तरह उसका भी उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इसका भी उदाहरण इंपॉर्टेंट है। इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद करिएगा, आपके कल एग्जाम में बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है। तो देखिए यहाँ पर खंड काव्य महाकाव्य, देखिए खंड काव्य महाकाव्य वही बात है। महाकाव्य यानी कि एक लाइन में सब चीज़ें दिखा देने वाला, यानी कि एक तरह से आप मूवी समझ सकते हैं। मूवी को महाकाव्य बोलते हैं और खंड काव्य बोलते हैं हम जो छोटे छोटे पार्ट में हर चीज़ को दिखाया जाए, जैसे कि नाटक। जैसे कि मैंने उसको वर्गीकृत किया, चीज़ों में बांटा, इसी तरह इनको भी हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं। इस तरह से हम डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो महाकाव्य में जीवन की समग्र रूप से उल्लेख होता है, खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का उल्लेख किया जाता है और धीरे धीरे किया जाता है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंड काव्य संक्षिप्त होता है। वही मैंने बोला, महाकाव्य क्या होता है, पूरा विस्तृत तरीके से दिखाया जाता है और खंड काव्य को एक संक्षिप्त तरीके से दिखाया जाता है। महाकाव्य प्रकृति चित्रण विषय रूप से, जबकि खंड काव्य प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रूप से किया जाता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्र संख्या सीमित होती है। तो आपने नाटक में देखा होगा, सीमित होती है, उतने ही कैरेक्टर होते हैं। मूवी में वही आप देखेंगे कितने कैरेक्टर आ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा अनुच्छेद लिखने के लिए, जो कि 3 नंबर का आता है अनुच्छेद। अब अनुच्छेद किस तरह लिखना चाहिए, टॉपिक आ जाते हैं, आपको टॉपिक दे देते हैं, उस पर आप टॉपिक को लिखिए। तो देखिए जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, मैंने 2 टॉपिक लिए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तो है महंगाई समस्या और दूसरा है बेरोजगारी की समस्या। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको अनुच्छेद लिखने के लिए बोलेंगे तो आप बिल्कुल इस तरह से अनुच्छेद लिख सकते हैं। महंगाई किस वजह से हो रही है, बाजार में प्रत्येक चीज़ की मूल्य बढ़ रहा है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। और कहीं आपको ये अनुच्छेद जो है रटना नहीं है, आपको क्या करना है, अनुच्छेद को पहले पढ़ना है, समझना है और फिर उसको लिखना है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस बेरोजगार समस्या, इस वाले टॉपिक में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है और फिर लिखना है, रटना नहीं है। रटने से क्या हो जाएगा, आप भूलते हैं चीज़ें। हमको रटना नहीं है, समझ के करना है। और जो टॉपिक नहीं आते उसके बारे में आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बनाने से क्या होता है, हमारा दिमाग डेवलप होता है, उतना हम सोचने की क्षमता बढ़ती है हमारी। अगले पे चलते हैं। अब ये अनुच्छेद की बात कर ली हमने, ये अनुच्छेद की बात कर ली, 2 टॉपिक आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगले पे चलते हैं। निबंध, देखिए निबंध आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो निबंध के लिए मैंने सारे जो देखे उनमें से एक विज्ञान की देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे याद करने की ज़रूरत ही नहीं। निबंध कहीं ना कहीं यही इंपॉर्टेंट है। अगले चलते हैं। मैंने दूसरा देखा है कंप्यूटर की उपयोगिता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेरोजगारी समस्या जैसे कि अनुच्छेद में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही निबंध में भी इंपॉर्टेंट है, निबंध में भी बार बार पूछा जाता है। आप इसको एक बार रिवाइज कर ले। अगर आप इसका अनुच्छेद पढ़ लेते हैं तो आप इसी बेस पर निबंध भी इसका बना सकते हैं। एक ही चीज़ से 2 बेनिफिट हो जाएंगे। वहीं हम देखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय देखते हैं, जीवन परिचय किस किस की इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का इंपॉर्टेंट है और सूरदास जी। इनमें से आप याद कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको ये 3 इसलिए दिए हैं क्योंकि आपके पेपर में 2 तरीके से पूछे जाएंगे। पहला तो इनमें से कोई 2 नाम दे देंगे और बोलेंगे उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, 2 रचनाएं लिखना है। उनकी सिर्फ क्या लिखनी है, 2 रचनाएं लिखनी है, आपको और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ 2 रचनाएं। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन दूसरे वाले में क्या पूछेंगे कि किसी भी नाम, इसमें से किसी नाम ले लेंगे और बोलेंगे रचनाएं लिखो और उनकी भाषा शैली। तो इस तरह से पूछ लेंगे तो आपको क्या है करना है पूरा कंप्लीट। तो इस 2 तरीके से पूछते हैं। यहाँ पर पूछेंगे 2 रचनाओं के बारे में और यहाँ पूछ लेंगे पूरा का पूरा उनका जीवन परिचय। तो आपको याद रखना है किस तरह से याद करना है, इसलिए मैंने आपको ये 3 दिए हैं क्योंकि ये उनमें से ही आ सकता है। और एक आप ऐड कर लेंगे तो तुलसीदास जी का ऐड कर लीजिए, जिससे तुलसीदास जी का भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन बताए, निबंध, अनुच्छेद, जीवन परिचय, सब इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार रिवाइज करना है, इनको पढ़ के जाना है और 100% आपके पेपर में कहीं ना कहीं ये फंसेंगे तो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो देख के आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और देखिए एप्लीकेशन की बात रही तो कहीं ना कहीं TC यानी कि स्थानांतरण पत्र की याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी कोविड से रिलेटेड आ सकती है, कोविड से रिलेटेड आप उसके टाइप बनाने का टाइप जो है याद रखिए। अगर आपको पत्र बोले तो पत्र का टाइप रखिए, बाकी अपने मन से बनाने की कोशिश करें, बहुत बेनिफिट होगा आपको, आपके दिमाग का भी डेवलप होगा। तो देखिए मैंने आपको आज काफ़ी चीज़ें बता दी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दी यहाँ तक। तो आपने देख लिया होगा, अगर नोट करना है तो नोट कर लिया होगा आपने, स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं इसके। तो देखिए आज मैंने आपको इम्पॉर्टेंट हिंदी के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिले।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।